Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। जनरल की एमसीक्यू से रिलेटेड आज है हमारा 9th वीडियो लेक्चर और ओवरऑल इसी टॉपिक जनरल से रिलेटेड अल्हम्दुलिल्लाह 16th वीडियो लेक्चर है जो हम इस वक्त अपलोड करने के लिए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक को याद रखिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारी ये सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद सिर्फ एक मज़ीद वीडियो हम जनरल से एमसीक्यू से रिलेटेड इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। लिहाजा आज की देखते हैं इस वीडियो के अंदर मज़ीद कौन कौन सी एमसीक्यूज़ से रिलेटेड हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करने के लिए जा रहे हैं। वो 41 से लेकर 45 यानी कि 41st to 45th एमसीक्यू है। ऑलरेडी 40 एमसीक्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड हो चुके हैं, जिनका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। देखें आज की फर्स्ट एमसीक्यू और ओवरऑल 41st एमसीक्यू में क्या कह रहे हैं। द रिटर्न ऑफ गुड्स आप अच्छी तरह से अब तक समझ चुके होंगे। गुड्स का मतलब मर्चेंडाइज होता है, स्टॉक होता है, सामान्य तिजारत होता है। रिटर्न ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स के गुड्स जो हैं वो वापस आ रही हैं। रिटर्न का मतलब होता है वापसी। बाया कस्टमर की जानिब से, इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर जिसको आप माल बेचते हैं, जो कि आपका डेटर कहलाता है, जिसको आपने माल बेचा था, उस कस्टमर की जानिब से कुछ गुड्स जो हैं, कुछ मर्चेंडाइज जो हैं वो रिटर्न हो रही हैं, यानी कि आपके पास वापस आ रही हैं। बी डेबिटेड टू, आप कौन से अकाउंट में आप उसको डेबिट करवाएंगे। आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं, देखते हैं कौन सा जवाब सही है। नंबर 1 कहते हैं कस्टमर्स अकाउंट में आप उसको डेबिट करवाएंगे। नंबर 2 में कहते हैं आपसे सेल्स रिटर्न अकाउंट में आप उसको डेबिट करवाएंगे। 3rd है गुड्स अकाउंट में। 4th एंड लास्ट है आपके पास सेल्स अकाउंट। तो जाहिर सी बात है वही तरीक़ेकार, जो ऑप्शन आपको बिल्कुल भी गलत नज़र आ रहा है, 100% गलत नज़र आ रहा है, उसको तो आप वैसे ही ड्रॉप कर दीजिए। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें यह समझने की ज़रूरत है कि आखिर क्या वजह है कि हमने अपने कस्टमर को जो माल फ़रोख्त किया था, बेचा था, वो माल जो है, वो गुड्स जो हैं, वो स्टॉक जो है, वो हमारे कस्टमर की जानिब से हमको वापस आ गई, यानी कि रिटर्न हो गई। तो उसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। एक वजह तो बहुत सिंपल सी ये है कि आपने अपने कस्टमर को जो माल बेचा था, फ़रोख्त किया था, उसके अंदर कुछ माल ख़राब निकला, जिसको आप कहते हैं डिफेक्टिव गुड्स हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने जो माल जिसको फ़रोख्त किया था वो सारा का सारा माल बेहतरीन माल था, अच्छा माल था, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि जो उसने स्पेसिफ़िकेशन आपको बताई थी, उस स्पेसिफ़िकेशन के मुताबिक माल नहीं भिजवाया गया। मिसाल के तौर पर उसने कहा था 3x4 के पीसेस भिजवाइएगा, आपने उसको भिजवा दिए 4x3 के पीसेस। या उसने आपसे कहा ब्लू कलर में भिजवाइएगा, आपने लेट सपोज उसको रेड कलर में भिजवा दिया। इट मीन्स दैट स्टूडेंट किसी भी वजह से कस्टमर आपको माल रिटर्न कर सकता है। अब हमको देखना यह है कि कस्टमर ने माल तो आपको रिटर्न कर दिया, वापस आ गया, तो अब वापस आने वाले माल को, गुड्स को आप इन चारों में से कौन से ऑप्शन के लिहाज से डेबिट करेंगे। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह आप जनरल एंट्रीज भी पढ़ चुके हैं, लिहाजा आप हो सकता है अब तक जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अब तक ऑलरेडी जवाब निकाल चुके हूँ। और इसका सही जवाब है सेल्स रिटर्न अकाउंट। इसकी वजह क्या होती है स्टूडेंट्स, जो माल आपने उसको बेचा था जिस वक्त, उस वक्त आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया था, और अब जब बिका हुआ माल आपके पास वापस आ जाएगा तो याद रखिएगा कि वो सेल्स रिटर्न अकाउंट के अंदर आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। और इसका पूरा नाम अब तक आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसका पूरा नाम है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस के नाम से भी आप उसको डेबिट कर सकते हैं, वो भी दुरुस्त है। याद रखिएगा सेल्स रिटर्न हो या सेल्स डिस्काउंट हो, दोनों के दोनों सेल्स के कॉन्ट्रा अकाउंट्स होते हैं। कॉन्ट्रा अकाउंट का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रा का मतलब होता है उलट या रिवर्स। सेल्स जब भी आप माल को बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट में जाता है, और जब बिका हुआ माल आपके पास वापस आ जाए या जो माल आप बेच चुके हैं उस माल के ऊपर आप अपने कस्टमर को कुछ डिस्काउंट दे रहे हो, तो वो जो अमाउंट होगी वो सेल्स रिटर्न के नाम से रिकॉर्ड होगी। और अगर रिटर्न हो के माल वापस आ रहा है तो वो कहलाएगा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हो या सेल्स डिस्काउंट हो, दोनों के दोनों याद रखिएगा कॉन्ट्रा अकाउंट्स होते हैं। किस चीज़ के, सेल्स के। ये एक अलग से भी बात आपको इन्फॉर्म कर दी। कस्टमर्स अकाउंट जाहिर सी बात है गलत जवाब है। गुड्स अकाउंट ये भी कोई गलत जवाब है, कोई बेतुका जवाब इसको कहा जाएगा। सेल्स अकाउंट भी जाहिर सी बात नहीं है, क्योंकि माल जब बेचा जाता है तब सेल्स अकाउंट में आता है। सेकंड जो एमसीक्यू है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके लिए बिल्कुल नई हो, क्योंकि जो इसके ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल आपके लिए नए होंगे। कहते हैं वेजेस अकाउंट इज़ रिलेटेड टू, वेजेस अकाउंट का ताल्लुक है इन 4 ऑप्शंस में। सबसे पहली बात, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरी। वेजेस याद रखिएगा, जो उर्दू जो वर्ड लिखा हुआ है इसको उर्दू में कहा जाता है दिहाड़ी। वो अफराद, वो पेशेवर अफराद जो कि डेली वेजेस के ऊपर काम करते हैं, रोज़ाना की उजरत के ऊपर काम करते हैं। काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो दिहाड़ी पेशा अफराद या मज़दूर अफराद वो वेजेस हासिल करते हैं बतौर अपनी तनख्वाह के।
अलबत्ता सैलरी क्या होती है, सैलरी महीने के आखिर में मिलती है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा बैंक में काम कर रहा है, कोई बंदा किसी ऑफिस में काम कर रहा है, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, कोई स्कूल कॉलेज में कोई बंदा काम कर रहा है, पढ़ा रहा है, या नॉन टीचिंग स्टाफ से वाबस्ता है, किसी भी किस्म के इस तरह की जो जॉब्स होती हैं उन लोगों को सैलरी मिलती है। अगर किसी वजह से वो काम पे ना जा सकें, जैसे फॉर एग्जांपल हड़ताल हो गई तो काम पे नहीं जा सके, तो उनको पैसे कोई कटते नहीं हैं, क्योंकि वो कह सकते हैं पूरा शहर ही हमारा बंद था, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर हड़ताल की सूरत में दिहाड़ी पेशा अफराद जिसको आप वेजेस जो हासिल कर रहा है वो बेचारा काम पे ना जा सके तो उसके पैसे कट जाते हैं। तो ये तो दोनों का बेसिक डिफरेंस हो गया। फिलहाल हमारे पास जो MCQ है वो क्या लिखा हुआ है, वेजेस अकाउंट इज़ रिलेटेड टू, वेजेस अकाउंट का ताल्लुक किससे है, रियल अकाउंट से है। सेकंड ऑप्शन है आपके पास नॉमिनल अकाउंट से है। थर्ड ऑप्शन है आपके पास पर्सनल अकाउंट से है। फोर्थ ऑप्शन है आपके पास कैपिटल अकाउंट से है। तो इससे कबल कि हम इसके आंसर पे जाएं, हमें ये बात पता होना चाहिए रियल अकाउंट से मुराद क्या है। रियल अकाउंट के अंदर याद रखिएगा तमाम के तमाम एसेट्स अकाउंट्स, तमाम के तमाम लाइबिलिटीज़ अकाउंट, तमाम के तमाम कैपिटल अकाउंट्स रियल अकाउंट का पार्ट बन जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की, तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर याद रखिएगा तमाम के तमाम एक्सपेंसेस, तमाम के तमाम रेवेन्यूज़ किस में आ जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। रियल अकाउंट याद रखिएगा एक बात और कि ये परमानेंट अकाउंट होते हैं। परमानेंट क्यों होते हैं, क्योंकि मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर करंट ईयर के जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं उसके एंड में इनका जो बैलेंस होता है वो नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र हो जाता है। ये सारी तफसीलात आपको इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में ही मिलेंगी। फिलहाल ये दिमाग में रखिएगा, ये रियल अकाउंट जो होते हैं जिनको मैंने आपको बोला एसेट्स अकाउंट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं और कैपिटल हैं, इन रियल अकाउंट्स को ये आप बोल सकते हैं और कहते भी हैं और ये होते भी हैं परमानेंट अकाउंट। और परमानेंट अकाउंट जो होते हैं वो याद रखिएगा सारे के सारे बैलेंस शीट के आइटम्स हैं। इस तरीके से इधर आ जाते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तमाम एक्सपेंसेस हैं, तमाम रेवेन्यूज़ हैं। और नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं उन्हीं को आप टेम्प्रेरी अकाउंट भी कहते हैं, आरसी अकाउंट। आरसी क्यों कहते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द पीरियड इनको आप क्लोज कर देते हैं। और याद रखिएगा कि नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं वो कहाँ पे रिपोर्ट होते हैं, कहाँ पे आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में। ये वाले बैलेंस शीट में जाते हैं, ये वाले इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं। ये जो हैं वो आपके पास परमानेंट अकाउंट्स हैं और ये जो है वो आपके पास टेम्प्रेरी अकाउंट है। ये कभी भी साल के आखिर में क्लोज नहीं होते और ये हर हाल में साल के आखिर में क्लोज हो जाते हैं। उम्मीद है ये बात तो आपको क्लियर हो गई। पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन कौन आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट मिसाल के तौर पर क्रेडिटर अकाउंट, फॉर एग्जांपल डेटर अकाउंट, ये जो है वो पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। जिस पार्टी को आपने माल बेचा है या जिस पार्टी से आपने माल ख़रीदा है, दोनों सूरतों में पर्सनल अकाउंट का पार्ट बन सकता है। चौथा वाला आप ऑलरेडी जानते हैं जो कि कैपिटल अकाउंट है। अब चारों ऑप्शन अगर समझ में आ गए तो हम पढ़ते हैं MCQ के अंदर क्या कह रहा है। वेजेस अकाउंट इज़ रिलेटेड टू, वेजेस अकाउंट याद रखिएगा एक एक्सपेंस अकाउंट है और तमाम के तमाम एक्सपेंसेस हों या तमाम के तमाम रेवेन्यूज़ हों वो मैंने आपको बता दिया है कि नॉमिनल अकाउंट में जाता है। लिहाजा इसका सही जवाब जो है वो बी ऑप्शन है। जाते हैं हम अपनी थर्ड MCQ की जानिब और ओवरऑल 43rd MCQ कहते हैं शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, एक मुख्तसर सा जो आप तफसीलात बयान कर रहे होते हैं ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन की इज़ रिटन, वो लिखी जाती है अंडर ईच एंट्री। आपको पता है जो जनरल की एंट्रीज बनाना जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब आप एंट्री रिकॉर्ड करते हैं अपने पास डेट डालते हैं, फिर आप डेबिट और क्रेडिट के कोई हेड लिखते हैं, फिर उसकी कोई ना कोई अमाउंट लिखते हैं, उसके नीचे जो जुमला लिखते हैं स्टूडेंट्स उसको हम बोलते हैं नरेशन। तो यहाँ पे जवाब भी मैंने आपको बता दिया नरेशन। ऑलरेडी आप यकीनन जानते भी होंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इसके सवालात भी अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व कर चुके हैं। कहते हैं शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, मुख्तसर सी तफसील होती है हर ट्रांजैक्शन की और वो लिखी कहाँ जाती है, एंट्री के नीचे। उसको सही जवाब क्या है, नरेशन। नरेशन लिखने का फ़ायदा क्या होता है स्टूडेंट्स, फ़ायदा ये होता है फ़र्ज़ करें कोई ऐसा बंदा है जिसको अकाउंटिंग की अलिफ बे भी नहीं पता, ना उसको ये पता है डेबिट क्या होता है, उसको ये भी नहीं पता क्रेडिट क्या होता है। फ़र्ज़ करें उसको इंग्लिश लेकिन आती है, तो जब नरेशन पढ़ेगा तो वो बआसानी पढ़ने में कामयाब हो जाएगा कि उस ऊपर एंट्री के अंदर आपने क्या काम किया है। स्टूडेंट यहाँ तक काम होने के बाद अच्छा इसके ऑप्शंस भी देख लीजिए आप। ऑप्शंस के अंदर कहते हैं ओरिजिनल एंट्री, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, सब्सिडियरी एंट्री से ताल्लुक़ नहीं है, इसी तरीके से मेमोरेंडम एंट्री, इससे भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। 44th MCQ की जानिब हम बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या कहते हैं, आ डेबिट बैलेंस। आपको पता है दो तरह के बैलेंसेस होते हैं, एक या तो डेबिट बैलेंस होगा या फिर क्रेडिट बैलेंस होगा। कहते हैं डेबिट बैलेंस है इन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के अंदर इंडिकेट्स, वो जाहिर करता है, पता है क्या जाहिर करता है, दैट द फर्म इज़, फर्म कहते हैं कंपनी को। अगर आपके पास कैपिटल अकाउंट के अंदर बैलेंस जो है वो कहाँ आए, क्रेडिट पे ना आए बल्कि डेबिट पर आ जाए, तो डेबिट पे आ जाना किस बात को जाहिर कर रहा है, ये सवाल में पूछा जा रहा है।
इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि याद रखिएगा कैपिटल अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस कहाँ निकलता है, हमेशा क्रेडिट साइड पर। क्यों? क्योंकि एसेट्स हों, लायबिलिटीज़ हों, या आपके पास कैपिटल हो, एक्सपेंसेस हो और रेवेन्यूज हो, ये जो 5 हेड्स हैं इन सब के नॉर्मल बैलेंसेस किसके कहाँ निकलते हैं ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। एसेट्स का और एक्सपेंसेस का नॉर्मल बैलेंस आपको पता है डेबिट पे निकलता है, लायबिलिटीज़ हो, कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, इसका नॉर्मल बैलेंस निकलता है क्रेडिट पर। तो अगर कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट साइड पे निकलता है तो यहाँ पे देखिएगा कैपिटल के बैलेंस के बारे में क्रेडिट पे नहीं कह रहा है बल्कि डेबिट पे कह रहा है। कैपिटल का अकाउंट का बैलेंस नॉर्मल हालात में तो क्रेडिट पे होता है, लेकिन फिलहाल वो कह रहा है डेबिट पे निकल रहा है। तो फिर ऐसी सूरत में कंपनी के बारे में क्या बात जाहिर हो रही है कि कंपनी की पोजीशन क्या है? क्या वो कंपनी ओवर ट्रेडिंग कर रही है? ओवर ट्रेडिंग का मतलब खूब तिजारत कर रही है, दवा के माल बेच रही है। तो आप बोलें अगर दवा के माल बेच रही होती तो यकीनी तौर पर उसका सरमाया बढ़ता, सरमाए का बैलेंस डेबिट नहीं निकलता। इसका मतलब ओवर ट्रेडिंग यकीनन कंपनी नहीं कर रही है। सेकंड ऑप्शन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तफसीली जो इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी इंशाल्लाह सेकंड ईयर में। फिलहाल फर्स्ट ईयर में इस हद तक आपके पास मौजूद है कि डेप्रिसिएशन आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसकी एडजस्टिंग एंट्री आपको सिखाई जाएगी एडजस्टमेंट के पोर्शन में। डेप्रिसिएशन बस इतना सा दिमाग में रखिएगा, जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं, याद रखिएगा लैंड के अलावा जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं वो वक्त गुजरने के साथ साथ डेप्रिशिएट हो जाते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी वैल्यू डाउन हो रही होती है क्योंकि आप उनको यूज़ कर रहे होते हैं, उनके अंदर वेयर एंड टेयर आता है, टूट फूट का वो शिकार हो जाते हैं। तो जितने भी फिक्स एसेट्स हैं लैंड के अलावा वो साल के आखिर में क्या हो रहे होते हैं? डेप्रिशिएट हो रहे हैं। और उस अमल को क्या कहा जाता है? डेप्रिसिएशन, जिसके अब पूरा एक चैप्टर इंशाल्लाह सेकंड ईयर में मिलेगा। फिलहाल बताइएगा डेप्रिसिएशन हो रहा है सेकंड ऑप्शन के तौर पर, जवाब है वो भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है इंसॉल्वेंट, अभी बात करते हैं। चौथा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट। पहले चौथे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इसलिए गलत हो गया क्योंकि मालिक कोई सरमायाकारी अगर कर रहा होता तो कभी भी उसका बेचारे का बैलेंस जो है वो डेबिट पे थोड़ी निकलेगा। इन्वेस्टमेंट करने की वजह से कैपिटल तो बढ़ जाता है। इसका मतलब हम डी ऑप्शन भी गलत है। अलबत्ता सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन का मतलब समझ लीजिएगा, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब ये होता है कि जिसकी माली हालत, जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन मुस्तहकम होती है, अच्छी हालत में होती है, साउंड पोजीशन में वो होता है, वो बंदा कहलाता है वो सॉल्वेंट है। इनसॉल्वेंट का मतलब होता है जिस तरह शायद आपने एक लफ्ज़ भी सुना हो कि फ़लाँ बैंक का दिवालिया निकल गया, या फ़लाँ बंदे का दिवालिया निकल गया, फ़लाँ ओनर का दिवालिया निकल गया। ये दिवालिया निकल गया से क्या मुराद है? इसका मतलब ये होता है कि वो कारोबार के अंदर उसके जितने भी डेट्स हैं या जितने भी उसके ऊपर कर्ज़े हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, वो उसको अदा करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। और ना सिर्फ उसके कारोबार के अंदर पैसे नहीं हैं बल्कि उसके पर्सनल जो रिसोर्सेज से वो पैसा अगर बंदोबस्त करके लाना चाहे तो पता चला पर्सनल रिसोर्सेज भी नहीं है। क्या मतलब? कारोबार में फ़र्ज़ करें लॉस हुआ और उस लॉस को बेयर करने के लिए उसके पास कारोबार के अंदर एसेट्स अवेलेबल नहीं है। अच्छा भाई नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास पर्सनल रिसोर्सेज हैं या नहीं है? यानी आपका घर है, कोई आपका बैंक बैलेंस है, कोई आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई आपकी जायदाद है, कहीं आपका कैश अवेलेबल है, कुछ इस तरह के एसेट्स हैं या नहीं है? तो पता चला अपने कुछ एसेट्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपना किराए के मकान में रहते हैं और कुछ भी आपकी पर्सनल नहीं है कि जिसको आप अपने उस लॉस को आप बियर कर सकें, बर्दाश्त कर सकें। तो फिर ऐसी सूरत में ऐसा बंदा अगर वो सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनर है, तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर भी ये चीज़ कहलाएगी। तो फिर उसको आप बोलेंगे कि वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट होने का मतलब ये होता है कि उस पार्टी का अगर वो अकेला बंदा है तो अकेले के तौर पर कहा जाएगा, अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनर के तौर पर कहा जाएगा कि उसका दिवालिया निकल गया है। दिवालिया निकलने का मतलब होता है कि ही कैन नॉट बेयर हिज लॉसेज बिकॉज ही इज़ एक्चुअली एन इंसॉल्वेंट पर्सन। लास्ट हमारे पास जो MCQ है और वो MCQ नंबर 45 है, उसको पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? द बुक्स ऑफ अकाउंट इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड। स्टूडेंट ये बात याद रखिएगा, आपको ये बात भी बताई जा चुकी है यानी MCQs के लेक्चर्स के अंदर कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वहाँ पर कई तरह की होती हैं। उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो ओरिजिनल एंट्री जिनको कहा जाता है या जिनको प्राइम एंट्री कहा जाता है वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो आपके पास जर्नल है जो आप इस वक्त पढ़ भी रहे हैं टॉपिक। जर्नल के अलावा परचेज जर्नल है, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल है, सेल्स जर्नल है, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो क्या है? कैश बुक है। ये 6 जो बुक्स हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं और ये तमाम की तमाम बुक्स फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग के कोर्स में शामिल हैं। आपको सारी बुक्स पढ़नी है। तो ये 6 की 6 जो बुक्स हैं इनको कहा जाता है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब इनके बारे में क्या कह रहा है? द बुक्स ऑफ अकाउंट, ऐसी बुक्स इन विच जिसके अंदर
बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करते हैं ओरिजिनली, यानी कि सबसे पहले, तो और उन्हीं को प्राइम भी कहा जाता है, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आर पहली बात, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। ऑर्डर का मतलब यहाँ हुक्म के नहीं है, ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब, सीक्वेंस। और ये जो वर्ड आया क्रोनोलॉजिकल, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है डेट वाइज। क्या मतलब? आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, जर्नल के अंदर जब आप एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं तो तमाम की तमाम एंट्रीज डेट वाइज होती हैं। तारीख, एक तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख, डेट वाइज सारा काम हो रहा होता है। ये जो डेट वाइज सारा काम हो रहा होता है तारीखी तौर पर, इसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। और ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब। तरतीब क्यों है? क्योंकि पहले जनवरी 1 है, फिर जनवरी 5 है, फिर फरवरी है, फिर मार्च है, इस तरह से आपको पता है डेट चल रही होती है आगे। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर जो आप बिजनेस ट्रांजैक्शन को अपने पास रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ओरिजिनली भी है वो, तो वो क्या है? क्या लेजर है? आपको पता है लेजर जो है वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में शामिल नहीं है, क्योंकि लेजर वैसे भी जर्नल के बाद बनता है, लिहाजा लेजर तो वैसे ही गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है जर्नल। जी हाँ, यही सही ऑप्शन है। ये जर्नल, यहाँ पे वो खाली वर्ड लिखा हुआ है, जर्नल का मतलब समझ जाइएगा, जर्नल की बात हो रही है। थर्ड है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस कोई बुक्स नहीं होती हैं, वो तो खाली डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल होता है उसको आप लिख देते हैं अपने पास, दोनों को टैली करने की खातिर। चौथा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी जो है वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में शामिल नहीं है। इसका मतलब वो सही ऑप्शन है हमारे पास जर्नल। स्टूडेंट्स, आज की इस MCQ के अंदर जो हमने MCQ का आपको लेक्चर अपलोड किया है, उसके अंदर हमने 5 मज़ीद MCQs को आपसे हमने डिस्कस किया है और तफसीली तौर पे डिस्कस किया, जिस तरह से पुरानी हमने MCQs को डिस्कस किया और आपको समझाने की हमने कोशिश की। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आए तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में मुख्तलिफ जो आपके पास सोशल मीडिया का सर्कल होता है उस पर ज़रूर अपलोड उसको आप शेयर कराएं, और शेयर कराने के साथ साथ हमारे इस वीडियो लेक्चर के ऊपर कमेंट ज़रूर पास करिएगा और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।